आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज भारतीय वायुसेना के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की गंभीर आवश्यकता का प्रश्न खड़ा है, ताकि उपमहाद्वीप में चीन के J-20 खतरे का मुकाबला किया जा सके। जब तक भारत का स्वदेशी एमका आकाश में उड़ान नहीं भरता, तब तक ऑफ द शेल्फ दो ही विकल्प यानी F-35 और Su-57 एक अंतरिम समाधान हो सकते हैं। तो इनकी विशेषताएं, फायदे और सीमाएं क्या हैं? इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा ढाल आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो ये वास्तव में कैसे काम करते हैं? और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हवाई खतरे की धारणा इजराइल से कैसे भिन्न है और व्यापक रणनीतिक तस्वीर क्या कहती है? और अंत में भारत द्वारा INS अंजदीप के शामिल किए जाने के साथ तटीय जल क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूती मिली है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम बताएंगे। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर मेरा दृष्टिकोण। भारतीय वायुसेना एक दीर्घकालिक क्षमता चुनौती का सामना कर रही है। स्क्वाड्रन संख्या स्वीकृत स्तर से नीचे बनी हुई है। चीन ने J-20 को बढ़ती संख्या में शामिल किया है। पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 के साथ आधुनिकीकरण कर रहा है और संभवतः स्टेल्थ क्षमता को भी तलाश रहा है। भारत का स्वदेशी एमका प्रगति पर है, लेकिन अभी उसे समय लगेगा। ऐसे में प्रश्न उठता है, यदि भारत अंतरिम रूप से 5वीं पीढ़ी का विमान लेने पर विचार करे तो F-35 और Su-57 के वास्तविक फायदे और सीमाएं क्या हैं? फिफ्थ जनरेशन क्रॉसरोड्स, F-35, Su-57, J-20 और इंडिया का एमका भविष्य। एयर डोमिनेंस किसी एक बैटल में तय नहीं होती। ये वर्षों पहले प्रोक्योरमेंट डॉक्ट्रिन और टेक्नोलॉजिकल विजन से आकार लेती है। और आज भारत एक निर्णायक प्रश्न के सामने खड़ा है। तेजी से बदलते एयर पावर एनवायरनमेंट में इंडियन एयरफोर्स वर्तमान कैपेबिलिटी और भविष्य के एम्बिशंस के बीच की दूरी कैसे पाटेगा, क्योंकि रीजनल इक्वेशंस बदल चुके हैं। चाइना का चेंगडू J-20। चाइना का J-20 अब एक्सपेरिमेंटल नहीं है, यह ऑपरेशनल है। इसका प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इवॉल्व भी हो रहा है। इस जहाज की मुख्य क्षमताएं हैं कि यह लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ शेपिंग देता है, एडवांस्ड एसा रेडार से लैस है, लॉन्ग रेंज 15 मिसाइल्स इस पे लगे हैं, सेंसर फ्यूजन में काफी इंप्रूवमेंट है और इसको पावर करता है WS-15 इंजन, जो कि निरंतर इवॉल्व करता जा रहा है। J-20 का डिजाइन डॉग फाइटिंग से अधिक लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस और स्टैंड ऑफ एंगेजमेंट पर केंद्रित है। भारत की प्रेजेंट रियलिटी। भारत के फ्रंटलाइन फाइटर्स रफाल, Su-30 MKI, मिराज 2000 अत्यंत सक्षम 4.5 जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन स्टेल्थ डिटेक्शन टाइमलाइंस बदल देता है। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में फर्स्ट डिटेक्शन अक्सर सर्वाइवल तय करता है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है, टू फ्रंट सिनेरियो का दबाव अलग चुनौती है। इसलिए बहस उठती है कि क्या एमका के ऑपरेशनल होने से पहले एक इंटरिम 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। अमेरिका का ऑप्शन F-35 लाइटनिंग II। अगर भारत F-35 पर विचार करे तो वह केवल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा, वह अमेरिका का कॉम्बैट इकोसिस्टम खरीदेगा। F-35 की वास्तविक ताकत स्टेल्थ के साथ साथ सिस्टम्स इंटीग्रेशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्रश्न उठाते हैं, सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी कितनी रहेगी, मिशन डेटा फाइल्स पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा या नहीं, Su-30 MKI जैसे रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा,
और काटसा डायनेमिक्स किस तरीके से इस पूरी चीज पर प्रभाव डालेगा। जियोपॉलिटिकली F-35 का प्रोक्योरमेंट एक निर्णायक टिल्ट का संकेत देगा, यानी यूएस और वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ कैसे गहराएगी इंटरऑपरेबिलिटी। लेकिन यह स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को भी सीमित करेगा। यह केवल एयरक्राफ्ट का निर्णय नहीं, यह इकोसिस्टम का निर्णय है। रूस का सुकॉय Su-57। रूस अब Su-57 को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के रूप में पेश कर रहा है। ग्रेटर टेक्नोलॉजी एक्सेस, लाइसेंस, प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन का संकेत दिया गया है। लेकिन प्रश्न है कि क्या स्टेल्थ परफॉर्मेंस J-20 के बराबर है? इसलिए 30 इंजन पूरी तरह स्टेबलाइज्ड है। यूक्रेन का युद्ध और सैंक्शंस के बीच सप्लाई चेन कितनी रिलायबल है? यह सोवरेनिटी बनाम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी का प्रश्न है। भारत का स्वदेशी एमका। एमका भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर पावर निर्णय हो सकता है। ये केवल एयरक्राफ्ट नहीं, ये भारत का इंडिजिनस इकोसिस्टम है। इसके फीचर्स बहुत खास हैं। लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ शेपिंग प्रदान करना, इंटरनल वेपन्स बे, इंडिजिनस एसा रेडार, सेंसर फ्यूजन्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सुपर क्रूज जैसी क्षमताओं से लेस। लेकिन इंडक्शन 2030 के दशक में अपेक्षित है। तो डिलेमा स्पष्ट है, शॉर्ट टर्म गैप बनाम लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। अगर एमका सफल होता है, भारत अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मिशन डेटा फाइल्स और अपग्रेड साइकिल्स पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। ये क्विक फिक्स नहीं है, ये जनरेशनल इन्वेस्टमेंट है। ये केवल एक विमान खरीदने का निर्णय नहीं है, ये 30 वर्षों की रणनीतिक दिशा तय करने वाला निर्णय है। वायु शक्ति निरोधक क्षमता तय करती है, निरोधक क्षमता भू राजनीति प्रभाव तय करती है। भारत को स्वयं से पूछना होगा कि क्या तत्कालिकता स्वायत्तता से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या इंटरऑपरेबिलिटी संप्रभुता से अधिक अहम है? क्या एमका की समय सीमा तेज की जा सकती है? क्योंकि स्टेल्थ फाइटर केवल रडार क्रॉस सेक्शन तक सीमित नहीं होते, वे बदलते वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक स्थिति को भी परिभाषित करते हैं। मॉडर्न युद्ध बदल गया है। आज लड़ाई का मकसद सिर्फ टैंकों का बॉर्डर पार करना नहीं है, ये मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, शहरों, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाले सटीक हमले हैं। इजराइल दुनिया की सबसे अधिक परीक्षण की गई बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों में से एक संचालित करता है, जो सिद्धांत नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए निर्मित है। आयरन डोम से लेकर डेविड स्लिंग और एरो तक हर परत अलग प्रकार के खतरे का सामना करती है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इजराइल की यह ढाल हमें भारत की वायु रक्षा तैयारियों के बारे में क्या सिखाती है, विशेषकर चीन पाकिस्तान संयुक्त खतरे के संदर्भ में। तो आइए इनकी संरचना और सबक समझते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सैद्धांतिक खतरों के लिए नहीं बनाए जाते, वे वास्तविक एडवर्सरीज, वास्तविक इन्वेंट्रीज और वास्तविक डॉक्ट्रिन के आधार पर बनाए जाते हैं। इजराइल की लेयर्ड शील्ड, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो एक ऐसे देश की सुरक्षा संरचना है जो विभिन्न रेंजेस से आने वाले मिसाइल थ्रेट्स से घिरा हुआ है। लेकिन जब हम भारत के एनवायरनमेंट को देखते हैं, तुलना अधिक जटिल हो जाती है, विशेषकर जब चीन और पाकिस्तान की संयुक्त क्षमताओं के साथ रख कर देखा जाए। इजराइल का मॉडल, लेयर डिफेंस अगेंस्ट लेयर थ्रेट्स। इजराइल जिन खतरों का सामना करता है उनमें शामिल हैं हाई वॉल्यूम रॉकेट सैचुरेशन, प्रिसीजन गाइडेड मीडियम रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स। इनसे निपटने के लिए आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है जो अर्बन एरियाज को निशाना बनाते हैं। डेविड स्लिंग क्रूज मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक थ्रेट्स को काउंटर करता है। एरो मिसाइल्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, जिसमें एक्सो एटमॉस्फेरिक एंगेजमेंट्स भी शामिल हैं। इजराइल की ज्योग्राफी कॉम्पैक्ट है,
उसकी रडार ग्रिड टाइटली इंटीग्रेटेड है, उसके थ्रेट वेक्टर्स डेंस हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली ये काफी नैरो है। अब दृष्टिकोण भारत पे डालते हैं। इंडिया का थ्रेट एनवायरनमेंट एक नहीं दो एडवर्सरीज। भारत केवल सिंगल फ्रंट मिसाइल थ्रेट का सामना नहीं करता, वह संभावित दो फ्रंट चैलेंज का सामना करता है। उत्तर और पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, बाबर जैसी क्रूज मिसाइल्स और विस्तार होता ड्रोन और लॉइटरिंग मिनिशन का जखीरा। चीन के पास लार्ज कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंट्रीज, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सप्रेशन डॉक्ट्रिन और विस्तृत होता यूएवी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का संचालन और काबिलियत। भारत का काउंटर आर्किटेक्चर। भारत की लेयर्ड सिस्टम्स में शामिल है S-400 ट्रायम्फ, जो कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन काबिलियत रखती हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम्स मीडियम रेंज एयर डिफेंस के लिए, बराक 8 नेवल और लैंड बेस्ड कवरेज के लिए और इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्शन के लिए। वायु शक्ति एक्सरसाइज के दौरान पोखरण में भारतीय वायुसेना ने अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने 300 किलोमीटर की इंटरसेप्ट क्षमता दिखाकर अपनी लंबी दूरी की ताकत साबित की थी। यह पाकिस्तान के PL-15E और चाइना के उभरते हाइपरसोनिक थ्रेट्स का सीधा जवाब है। भारत पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन्स तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे टू फ्रंट कंटिंजेंसी के लिए तैयारी और मजबूत होगी। आकाश और स्पाइडर सिस्टम्स ने भी मनूवरिंग टारगेट्स पर सटीक प्रहार का प्रदर्शन किया। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर सुदर्शन चक्रा आर्किटेक्चर की ओर बढ़ रही हैं। इसके लिए आवश्यक है हजारों किलोमीटर में रेडार्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डन्ड एयर बेसिस और रिडंडेंसी, मोबाइल मिसाइल बैटरीज, जॉइंट थिएटर लेवल इंटीग्रेशन और एयरफोर्स, आर्मी तथा नेवी के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन। चाइना पाकिस्तान सिनर्जी फैक्टर। चीन और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके बीच स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, टेक्नोलॉजी फ्लो भी होता है। किसी क्राइसिस में भले ही औपचारिक कोऑर्डिनेशन ना हो, ऑपरेशनल सिंक्रोनाइजेशन ओवरलैपिंग प्रेशर बना सकता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान पश्चिम में टैक्टिकल मिसाइल एक्टिविटी शुरू करता है, चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एरोस्पेस प्रेशर बढ़ाता है और साइबर तथा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन रडार नेटवर्क्स को डिसरप्ट करता है। यह अब केवल लेयर्ड मिसाइल प्रॉब्लम नहीं है, यह सिस्टम्स रिलायंस प्रॉब्लम बन जाती है। स्ट्रेटेजिक टेक। इजराइल का मॉडल लेयर्ड डिफेंस सिखाता है, लेकिन भारत की आवश्यकता है कॉन्टिनेंटल स्केल पर डुअल फ्रंट स्ट्रेस के बीच लेयर डिफेंस। सर्वाइवेबिलिटी पहला उद्देश्य है, लेकिन साइमल्टेनियस मल्टी थिएटर प्रेशर में सर्वाइवेबिलिटी ही असली बेंचमार्क है। भारत इजराइल की आर्किटेक्चर को सीधे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसे इवॉल्व करना होगा। इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस कमांड, मल्टीपल डोमेन नेटवर्क रेजिलियंस, रैपिड रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी, इंडिजिनस इंटरसेप्टर प्रोडक्शन स्केल। क्योंकि चीन पाकिस्तान कंबाइंड थ्रेट सिनेरियो में पहले 72 घंटे केवल मिसाइल की परीक्षा नहीं होगी, वह नेटवर्क इंटीग्रिटी, कमांड रेजिलियंस और इंटरसेप्शन सस्टेनेबिलिटी की परीक्षा होगी। और आधुनिक युद्ध में जो पक्ष डिसाइसिव कोहेरेंस बनाए रखता है, वही ऑफेंसिव अपॉर्चुनिटी को आकार देता है, और यही स्ट्रेटेजिक टेक अवे है। इजराइल से सबक स्पष्ट है, कोई भी अकेला एयर डिफेंस सिस्टम काफी नहीं है। बचने की क्षमता लेयर से आती है, विश्वसनीयता इंटीग्रेशन से आती है, लेकिन भारत की चुनौती अधिक व्यापक और भौगोलिक रूप से जटिल है। इजराइल के सीमित युद्ध क्षेत्र के विपरीत भारत को विशाल सीमाओं की रक्षा करनी है, संभवतः चीन और पाकिस्तान से एक साथ दबाव के बीच। इसका अर्थ है कि असली बहस अब केवल सिस्टम खरीदने की नहीं है, बल्कि एक पूर्णतः एकीकृत, लचीली, बहु थिएटर वायु और मिसाइल रक्षा ग्रिड बनाने की है। क्योंकि आधुनिक संघर्ष में जो पहली लहर से
बचता है वही दूसरी लहर को आकार देता है और वायु रक्षा अब केवल सुरक्षा नहीं, निरोधक शक्ति है। नेवी की ताकत को अक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर से मापा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिस्पर्धा अब समुद्र की सतह के नीचे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हिंद महासागर में सबमरीन की तैनाती बढ़ रही है, खासकर चीन की तरफ से समुद्र के अंदर निगरानी एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गई है। इस सप्ताह भारतीय नौसेना ने आईएनएस अंजदीप को शामिल किया, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा है। ये भले ही विमान वाहक पोत जैसी सुर्खियां ना बटोरे, लेकिन आधुनिक समुद्री रणनीति में तट की सुरक्षा बाहरी शक्ति प्रक्षेपण जितनी ही महत्वपूर्ण है। थ्रेट परसेप्शन। भारत का मैरीटाइम थ्रेट एनवायरनमेंट बदल रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने हिंद महासागर में सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ा दिया है, न्यूक्लियर पार्ट और कन्वेंशनल दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ। पाकिस्तान भी सबमरीन संचालित करता है जो कन्वेंशनल और संभावित सी बेस्ड डेटरेंस रोल निभा सकते हैं। किसी क्राइसिस सिनेरियो की कल्पना कीजिए, डीप वाटर सबमरीन सी लेन्स में पोजीशन लेती हैं, कोस्टल अप्रोचेस वल्नरेबल हो जाते हैं, नेवल बेसेस और कमर्शियल पोर्ट्स सर्वेलेंस या डिसरप्शन के जोखिम में आ जाते हैं। यह थ्रेट दिखाई नहीं देता, ये अकूस्टिक है और अकूस्टिक डोमिनेंस ही अंडर सी कंट्रोल को परिभाषित करती है। आईएनएस अंजादीप क्या लाता है? आईएनएस अंजादीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से लिटोरल और कोस्टल एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड भूमिका निभाते हैं। कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो इनमें हल माउंटेड सोनार फॉर अंडर वाटर डिटेक्शन है, लाइट वेट टॉर्पीडो से लेस हैं जिससे सबमरीन का एंगेजमेंट हो सकता है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, माइन लेइंग काबिलियत है और क्लोज कोस्टल सर्वेलेंस की भी काबिलियत है। शैलो वाटर्स अकूस्टिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सबमरीन्स पोर्ट्स, चोक पॉइंट्स और शिपिंग लेन्स के पास छिप सकती हैं। लार्ज ब्लू वाटर कॉम्बेटेंट्स इस एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते, लेकिन स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स होते हैं। चाइना पाकिस्तान डायमेंशन। कंबाइंड थ्रेट सिनेरियो में अंडर सी प्रेशर एरियल या मिसाइल एस्केलेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। चाइना की लॉन्ग रेंज सबमरीन पेट्रोल्स स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग बनाती हैं। पाकिस्तान की सबमरीन कैपेबिलिटी टैक्टिकल कोस्टल वल्नरेबिलिटी पैदा करती है। इसीलिए भारत को पुरजोर तैयारी करनी होगी। नेवल बेसिस के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग मजबूत करनी पड़ेगी। सी लेन्स डिसरप्शन की संभावनाओं को खत्म करना पड़ेगा। क्राइसिस में अंडर सी पोजीशनिंग की तैयारी करनी होगी और स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स पर प्रेशर रिलीज करना होगा। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कंटिजेंसी प्लानिंग है और कंटिजेंसी प्लानिंग लेयर्ड मैरीटाइम डिफेंस की मांग करता है। 27 फरवरी 2026 को चेन्नई में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आईएनएस अंजदीप को कमीशन किया। आईएनएस अंजदीप भारतीय नौसेना की चौथी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह जहाज चाइना और पाकिस्तान की पनडुब्बी गतिविधियों के खिलाफ भारत की कोस्टल डिफेंस को मजबूत करता है। यह वेसल शैलो वाटर्स में संचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जहां कॉम्प्लिकेटेड अकूस्टिक्स के कारण सबमरीन डिटेक्शन चुनौतीपूर्ण होता है। आईएनएस अंजदीप P8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर लेयर्ड मैरीटाइम डिटरेंस ग्रिड तैयार करता है। इंडियन ओशन में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच आईएनएस अंजदीप भारत की अकूस्टिक डोमिनेंस को मजबूत करता है और अंडर सी मिसकैलकुलेशन की आशंका को कम करता है। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट। भारत ने निवेश किया है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनका रोल पावर प्रोजेक्शन का है। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स ब्लू वाटर डोमिनेंस के लिए हैं। P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए है। आईएनएस अंजादीप इनर मोस्ट लेयर यानी कोस्टल डिफेंस को मजबूत करता है। नेवी की स्ट्रेटेजी 3 लेयर्स में काम करती है।
सबसे बाहरी लेयर पावर प्रोजेक्शन की होती है, बीच वाली लेयर सी कंट्रोल की और सबसे अंदर वाली लेयर कोस्टल सिक्योरिटी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर विजिलेंस के लिए। आईएनएस अंजादीप इस इनर रिंग को सुदृढ़ करता है। स्ट्रेटेजिक टेक, एयरक्राफ्ट कैरियर शक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म सोवरेनिटी की रक्षा करते हैं। आधुनिक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेशन का पहला संकेत सतह पर दिखाई नहीं दे सकता, वह सोनार के माध्यम से डिटेक्ट होता है। अंडर सी वॉरफेयर में डिटेक्शन ही डेटरेंस है, क्योंकि जो पक्ष अकूस्टिक एनवायरनमेंट को नियंत्रित करता है वही एस्केलेशन स्टेबिलिटी को नियंत्रित करता है। आईएनएस अंजादीप इंडिया के कोस्टलाइन की रक्षा करने वाली इस साइलेंट शील्ड को मजबूत करता है। आईएनएस अंजदीप भारत की समुद्री सुरक्षा की एक शांत लेकिन जरूरी परत है। विमान वाहक पोत महासागरों में शक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स उन चीज़ों की रक्षा करते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है: बंदरगाह, समुद्री मार्ग और तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, भारत की अंडर सी जागरूकता भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि समुद्री युद्ध में सबसे खतरनाक खतरा अक्सर वही होता है जिसे आप देख नहीं सकते, और निरोधक शक्ति की शुरुआत पहचान से ही होती है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ा है। सीमा पार गोलाबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने कथित टीटीपी ठिकानों पर हवाई और तोपखाने से हमले किए हैं। काबुल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और डूरेंट लाइन के पास सैन्य जवाबड़ा बढ़ाया है। ये सब सामान्य सीमा तनाव नहीं रहा, ये रणनीतिक पलटवार है। दशकों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई की नीति अपनाई है, कुछ गुटों का समर्थन किया है, प्रभाव बनाए रखा है। आज वही नेटवर्क पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को अस्थिर कर रहे हैं। अस्थिरता को वर्षों तक हथियार बनाकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यह सीमित रहे। यह केवल सीमा का मुद्दा नहीं, नीति का परिणाम है। पश्चिम में दबावग्रस्त पाकिस्तान रणनीतिक रूप से सीमित भी हो सकता है और अधिक अस्थिर भी। इस इलाके के लिए रिस्क स्पिलओवर है मिलिटेंसी, रेफ्यूजी फ्लोस, हथियारों की मूवमेंट और स्ट्रेटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इतिहास हमें सिखाता है कि प्रॉक्सी स्ट्रेटजीज शायद ही कभी साफ सुथरी तरीके से खत्म होती हैं, वो धीरे धीरे और अक्सर हिंसक तरीके से खत्म होती हैं। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का टेंशन कोई अकेला संकट नहीं है, वो रीजनल स्ट्रेटजी में एक गहरी स्ट्रक्चरल फेलियर का एक संकेत है। और जब संरचनात्मक अस्थिरता यानी स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी स्थापित हो जाती है, तो केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती, पूरी सोच बदलनी पड़ती है। यही है असली निष्कर्ष। इस संस्करण में हमने वायु शक्ति के भविष्य पर चर्चा की। F-35, Su-57, चीन का J-20 और भारत का AMCA मार्ग। हमने चीन पाकिस्तान खतरे के संदर्भ में बहुस्तरीय वायु रक्षा की समीक्षा भी की। हमने आईएनएस अंजदीप के माध्यम से समुद्र के भीतर की रणनीतिक निगरानी को समझा और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर उभरती अस्थिरता का विश्लेषण किया। अलग अलग मोर्चे, एक साझा थीम। निरोधक क्षमता अब एकीकरण, लचीलापन और रणनीतिक स्पष्टता पर निर्भर करती है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का यह संस्करण यही समाप्त होता है। सुरक्षित रहिए। जय हिंद।